नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में पुनः आप सबका एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए भाई, हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर 5 आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन लेक्चर 4 को हम लोगों ने कहाँ फिनिश किया था, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लें, क्योंकि जब उसको रिवाइज किए रहेंगे तभी लेक्चर 4 और 5 में कोऑर्डिनेशन और कंटिन्यूएशन बना पाएंगे हम लोग। तो देखिए, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो ये किया था, मोलरिटी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि मोलरिटी को बड़े या कैपिटल M से लिखा जाता है। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, जितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हों, वह उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी। तो मैंने मोलरिटी को यही डिफाइन किया था, कैपिटल M से लिखा था और कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था। इसकी बेसिस पर हमने मिलीमोल का भी जिक्र किया था और ये कहा था कि मिलीमोल अगर लेंगे तो यहाँ वॉल्यूम हम ml में लेंगे। और ये भी बताया था कि मोलरिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद हमने एक का छोटा भाई एक है मोलरिटी। मोलरिटी को क्या बताया था? ये बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में, और अगर इसको ग्राम में हम ले लेंगे तो यहाँ 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मोलरिटी को मैंने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट हों, दैट इज नोन एज द मोलरिटी। तो अब हम लोगों के पास एक नया चैलेंज है। कभी कभी कंपटीशन में पूछा गया है, मोलरिटी दे दिया है और मोलरिटी पूछा है, तो जब आप सिस्टमेटिक ढंग से उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा रिलेशन मिलता है। क्योंकि हम लोगों को कंपटीशन में बहुत कम समय में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो हमारा प्रयास ये हो कि छोटी छोटी ट्रिक हो हमारे पास, छोटे छोटे फार्मूले हों जिस पर हम वैल्यू को पुटअप करके डिजायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो भाई यहाँ ध्यान दीजिए कि हमको मोलरिटी में एक रिलेशन चाहिए, एक संबंध चाहिए कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया हो, मोलर कंसंट्रेशन दी गई हो, मोलरिटी दी गई हो, तो हम उसकी मोलरिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो अब आप छोटी हेडिंग दे दीजिए, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। हेडिंग दे दीजिए, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में क्या संबंध हो, दैट इज रिलेशन बिटवीन M एंड M। मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में क्या संबंध है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमको डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल हम एक फार्मूला लिखेंगे कि मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। M, स्मॉल m का मतलब मोलरिटी, इज इक्वल टू 1000 मोलरिटी अपॉन 1000 D माने डेंसिटी माइनस मोलरिटी M इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। मतलब यहाँ पर मैं छोटा w भी लिख सकता था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने पूरा लिखा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास फार्मूला आया M मोलरिटी इज इक्वल टू वेयर, जहाँ पर सारी बातें लिख लीजिए, वेयर स्मॉल m क्या है भाई, स्मॉल m है मोलरिटी,
MOLALITY। कैपिटल M क्या है? मोलरिटी, MOLARITY। D क्या है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, DENSITY, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके। और कुछ किताब वाले जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको W लिख दिए हैं, और यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक रिलेशन यहाँ पर नोट डाउन किया कि मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 मोलरिटी, 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको मोलरिटी दिया रहे, सोल्यूशन की डेंसिटी दिया रहे, तो आप इस फार्मूले की मदद से मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कंपटीशन नीट और जेईई में कई बार प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं, एक क्वेश्चन नोट करते हैं। यहाँ पर नोट करिए क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मोलरिटी ऑफ H2, मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution, molarity of a H2SO4 solution is 18 molar, is 18 molar. If D is density, if density is the, full stop के बाद, if density of solution is, if density of solution is 1.8 gram per centimeter cube, is 1.8 gram per centimeter cube, calculates its concentration, calculate its concentration, CONCE, calculate its concentration in mole per kg, mole per kg solvent, mole per kg solvent, that is the molality। मोल पर केजी का मतलब क्या है भाई? मोलरिटी ना, स्मॉल m। तो देखिए दिया गया है किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की मोलरिटी को कितना दिया गया है? 18 मोलर। कितना मोलर? 18 मोलर। और उसकी डेंसिटी भी दिया गया है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी कंसंट्रेशन, कहने का मतलब कि एक सॉल्यूशन दिया गया है, ये सॉल्यूशन इस विलेयर को हमने भर लिया इस बीकर में, और ये H2SO4 इसमें फिलअप है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी कितना दिया गया है? 18 मोलर। कितना? 18 मोलर। और इसकी डेंसिटी दिया गया है सॉल्यूशन की, डी या रो, कितना है? 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई? इसकी मोलरिटी पूछा जा रहा है आपसे। तो आपके पास एक रिनाउट फार्मूला सामने दिख रहा है, इसी फार्मूले में हम लोग पुटअप कर दें वैल्यू को। तो हमारे पास चलिए भाई, m इज इक्वल टू सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन, तो m इज इक्वल टू इसी फार्मूले में रख दें। पहले एक बार फार्मूला लिख लें, 1000 m अपान 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू W, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए 1000 मोलरिटी कितना है भाई? इस क्वेश्चन मोलरिटी कितना है? 18 मोलर अपान 1000 डेंसिटी बताएं, डेंसिटी 1.8 माइनस मॉलिक्यूलर वेट किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98 होता है ना, 98। तो यहाँ पर 98 इंटू, या मोलरिटी पहले लिख लीजिए, मोलरिटी आपने पहले लिखा है, तो मोलरिटी कितना है? 18 मोलर, मॉलिक्यूलर वेट 98। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 500, वैल्यू आएगी 500 मोलल। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 500 मोलल। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1000 को 18 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1000 को 1.8 से मल्टीप्लाई करिएगा, 18 इंटू 98, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 500 मोलल। और यही आपका आंसर है, यही आपसे डिजायर्ड क्वेश्चन था कि किसी भी सॉल्यूशन जो सल्फ्यूरिक एसिड का है
उसकी मोलरिटी 18 है, डेंसिटी 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और पूछा जा रहा है उसकी मोलरिटी क्या है। तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर मोलरिटी दिया गया है तो मोलरिटी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक प्रश्न और लिखिए मोलरिटी का, और वो इस फार्मूले पर है जैसे आप लोग इंटरमीडिएट में उसके बाद एक फार्मूला पढ़ते थे, N1V1 = N2V2। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी N1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, हम कितना पानी मिलाएं, कितना डाइल्यूट करें कि उसकी नॉर्मलिटी N2 हो जाए। तो हमारे पास जो फार्मूला आता था वो आता था N1V1 = N2V2। उसी तरीके से हम नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी को लेके भी ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज M1V1 = M2V2। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन what 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 will be molarity of 30 ml, what will be molarity of 30 ml of 0.5 molar H2SO4 which is diluted to 500 ml. What will be molarity of 30 ml 0.5 molar H2SO4 when या which is diluted to 500 ml। जब उसको 500 ml डाइल्यूट कर दिया गया तो समझिए पहले प्रश्न को। देखिए भाई ये कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। मैंने एक विजल लिया और फिगर बनाना चाहता हूं मैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी कितना है 0.5 मोलर है, और इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसको आप M1 मान लीजिए। इसका वॉल्यूम कितना है 30 ml, तो इसका वॉल्यूम V1। तो ये कह रहे हैं कि इसमें पानी मिलाया जाए, क्या किया जाए, पानी मिलाया जाए, और इसके सॉल्यूशन को कितना कर दिया जाए, इसके सॉल्यूशन को, इसमें पानी मिला दिया गया भाई, इसमें क्या कर दिया गया, वाटर डाइल्यूट किया गया, इसमें वाटर मिला दिया गया, डाइल्यूट किया गया। तो इसका सॉल्यूशन का विलयन का जो वॉल्यूम होगा कितना 500 ml, इसको V2 मान लिया। M2 हमसे पूछ रहा है, तो इसका मोलरिटी नंबर ऑफ मिलीमोल, तो M1V1 = M2V2, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, M1V1 = M2V2। तो M1 कितना है 0.5 मोलर, वॉल्यूम कितना है 30, इधर मोलरिटी हमको फाइंड आउट करना है, तो मोलरिटी M2, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 ml दिया है ना, तो M2 बराबर निकाल नहीं सकते, M2 = 0.5 × 30/500। तो इधर देखिए यहाँ पर इसको डेसिमल को हटाया तो 10 किया, एक डेसिमल 0 से 0 कैंसिल, 5 और 50 को जब 5 × 10 = 50, तो 5 जा 50, 10, तो 10 यहाँ पर है, तो 3 हमारे पास 3/100। इसको जब सॉल्व करेंगे, अरे भाई 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो यहाँ डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, फिर 0 बढ़ाए, 0 बढ़ाए, तो 3 बार जाएगा ना, तो कितना 0.03 मोलर उसकी मोलरिटी हो जाएगी। तो इस फार्मूले को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई एक सॉल्यूशन उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम दिया गया है, हम उसमें कितना डाइल्यूशन करें, कितना पानी मिलाएं कि उसकी मोलरिटी कितना होगी, जब हम उसको डाइल्यूट कर दें 500 ml तो उसकी मोलरिटी कितना होगी। तो देखिए ये भी हो सकता है कितना पानी मिलाएं कि उसकी मोलरिटी इतना हो जाए, या हमने डाइल्यूट कर दिया इतना तो उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी। दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि M1V1 जैसे N1V1 = N2V2 आप पढ़ते थे,
नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन। उसी तरीके से मोलरिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलरिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला है भाई। तो 0.03 इज द डिजायर्ड आंसर। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा प्रश्न, नोट करिए। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट विल बी, नेक्स्ट प्रश्न नोट करिए, व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन, व्हाट विल बी, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी मोलरिटी, MOLALITY, व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज which is 10% ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज को किस में, ग्लूकोज इन वाटर, which is 10% W/W। what will be molality of the solution of glucose in water which is 10% W/W, that is by weight। और इस चीज को हमने आपको पढ़ाया था, इसको बताया भी था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 0.01 मोलर, ऑप्शन नंबर बी 0.617 मोलर, ऑप्शन नंबर सी 0.03 मोलर और ऑप्शन नंबर डी 0.0006 मोलर। तो चलिए भाई इसको सॉल्व करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर विच इज 10% W/W। मतलब कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन पानी में डिजॉल्व करके बनाया गया है। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेकिन सॉल्यूशन देखने के पहले, समझने के पहले आप इसका फिगर समझिए। देखिए कह क्या रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि यह एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ओके। और ये ग्लूकोज कैसे बना होगा भाई, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज इन वाटर, यहाँ ग्लूकोज ऐड किया गया होगा और ये वाटर सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया गया होगा तो सॉल्यूशन बना होगा, ग्लूकोज इज एडेड इनटू वाटर। तो इसकी जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो दिया गया है 10% W/W और इसकी मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, इस ग्लूकोज सॉल्यूशन की मोलरिटी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए दिमाग लगाइए, मेरे साथ आप भी प्रयास करिए, क्योंकि आपका प्रयास करना बेहद जरूरी है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू, पहले हम फार्मूला ही लिख लें, फिर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें दी गई हैं और कौन सी चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, कौन सी चीज़ हमको उलझा रही है, कौन सी चीज़ हमको पता नहीं है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, कुछ किताब वाले लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट SO इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चलिए भाई, तो मोल मैंने कल बताया था कि अगर मोल है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर चेंज कर लिया जाए तो इसका मतलब कि नंबर का मतलब वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और यहां पर क्या
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या, किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चलिए भाई, सल्यूट का वेट कितना है, m इज इक्वल टू सल्यूट, वहां पर फार्मूले में सारी वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। तो पहले ये देखिए कि एक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि 10% W/W है। तो 10% W/W का मतलब 10% W/W का मतलब है 10 ग्राम, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट डे, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, in 100 gram of solution, 10 gram of glucose is present in the 100 gram of solution। यही बात थी ना, 10% W/W को मैंने खूब डिफाइन किया था, कई बार डिफाइन किया था, आज फिर मैं बता दे रहा हूं कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इस 10% W/W का मतलब है। इसका मतलब सोल्यूशन में जो सल्यूट का अमाउंट है कितना ग्राम है, अमाउंट ऑफ सल्यूट बताइए, अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट का अमाउंट कितना ग्राम, सल्यूट का अमाउंट 10 ग्राम, पक्का कंफर्म। जो विलयन बना है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट 10 ग्राम। तो वेट ऑफ सल्यूट या मास ऑफ सल्यूट 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट क्या है जी, अरे ग्लूकोज को हमने किस में डिजॉल्व किया गया है, हमने ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया, ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है किस में, वाटर में, ग्लूकोज को डिजॉल्व किया है वाटर में। तो चलिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज C6H12O6, भाई हमारा फार्मूला लिखने की जो टेंडेंसी है वो लिख लें। तो एक नया फार्मूला मिल रहा है, किसी को याद ना हो, जनरली सब लोगों को याद होगा, फिर भी जो फार्मूले की डायरी हम लोगों ने बनाई है, डिक्शनरी बनाई, उसमें नोट कर लीजिए, ग्लूकोज इज इक्वल टू C6H12O6, यही फ्रक्टोज भी होता है, फ्रक्टोज, बस फर्क इतना है कि ग्लूकोज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है, फ्रक्टोज कीटोनिक को, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 ही होता है। तो चलिए भाई, अमाउंट ऑफ सल्यूट 10 ग्राम, तो ग्लूकोज C6H12O6, तो जब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे तो ये आएगा 180, कितना आता है 180, कैसे, 12 × 6 72 प्लस 12 प्लस 16 16 × 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो इसका मतलब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का भी आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ सल्यूट 10 ग्राम, फिगर से स्पष्ट है, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का तो बहुत आसान है 180। तो इसका मतलब हमारे पास वेट ऑफ सल्यूट 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 180। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये मामला बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए भाई, तो इसका मतलब यहां से देखिए कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। सोल्यूशन को जब मैंने तौला, मेजर किया, तो सोल्यूशन का वेट किया तो 100 ग्राम आया है। उस 100 ग्राम में दो चीजें होंगी, सल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो आपने सल्यूट कितना ग्राम बताया, 10 ग्राम, इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो किसका है, सॉल्वेंट का ना। तो इसका मतलब ये था ना कि 10 ग्राम ग्लूकोज और टोटल 100 होना है, और 90 ग्राम H2O पानी, तो पानी हमारा सॉल्वेंट है, इसका अमाउंट कितना आपको मिल गया है 90 ग्राम। तो वेट ऑफ सल्यूट रखा जाए, वेट ऑफ सल्यूट 10 ग्राम, चलिए रख दिया जाए, वेट ऑफ सल्यूट 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 180। चलिए भाई नीचे चलिए, 90 ग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, सॉल्वेंट का वेट कितना 90 ग्राम, ग्राम में है भैया, किसमें, ग्राम में, लेकिन आपको किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे ना किससे, 1000 से, 1000 से, या 1000 से आप मल्टीप्लाई, बात तो एक ही हुई। तो 10
अपान 180 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा 1000 अपान 9। कैसे भाई? जो हमारे बायो के बच्चे हैं उनके लिए फार्मूला मैं हमेशा बताता हूँ, x अपान वाई अपान टी अपान क्यू कहीं है तो x अपान वाई इंटू क्यू अपान टी, या 4/7 अपान 8/15 अगर कहीं है तो इसका मतलब 4/7 इंटू 15/8। देखिए 4/4/7 इंटू 15 ऊपर 8 नीचे 15/8। ओके, तो जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 100 अपान 18 इंटू 9, 18 इंटू 9। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.617, 0.617, 0.617 मोलर। तो देखिए भाई, व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर विच इज 10% W/W। तो तुरंत आप फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलरिटी का, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल को आपने चेंज किया वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। सोल्यूट का वेट इस दी गई कंसंट्रेशन यूनिट से बाई वेट से ये क्ल्यू निकलता है, इसका ये निष्कर्ष है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। को तौला गया तो 100 ग्राम है, और किसी भी सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, दो कंपोनेंट हैं, एक को सोल्यूट कहा जाता है, दूसरे को सॉल्वेंट कहा जाता है। तो सोल्यूट 10 ग्राम हो गया तो सॉल्वेंट 90 ग्राम हो गया। फिर हमने वैल्यूज पुटअप किया, वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 180 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 90 ग्राम है। जब उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये क्वांटिटी मतलब x अपान वाई अपान टी अपान क्यू है, तो x अपान वाई तो एज सच है 10 अपान 180 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा इस फार्मूले की मदद से, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1000 अपान 90, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू आई 0.617, 0.617। इस टाइप के प्रश्न अगर आपके सामने आए तो कभी आप घबराइएगा नहीं, उसका बहादुरी से सामना करिएगा और लगाइएगा, ये सोच के लगाइएगा कि हम सॉल्व कर ले जाएंगे और सही आंसर हम लोग निकाल लेंगे। हिम्मत नहीं हारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IIT JEE 2011 में प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन इसमें देखिए कि कितना चालाकी से प्रश्न को ट्विस्ट किया है। तो नोट करिए, नोट करिए, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, डिजॉल्विंग क्वेश्चन लिखिए, और क्वेश्चन JEE, ये क्वेश्चन IIT JEE 2011 का प्रश्न है, एज सच प्रश्न पूछा गया। 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है 60। 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 120 gram of urea is dissolved in H2O, dissolved in H2O in 100 gram of H2O. 120 gram of urea is dissolved in 100 gram of H2O, 100 gram of H2O dissolved in 100 gram of H2O. The density of the solution is, the density of the solution is, the density of the density 120 gram of urea is dissolved in 100 gram of H2O. The density of solution is 1.15 ग्राम पर ml। और इसके बाद पूछ क्या रहा है कि द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए
1.78 मोलर। ऑप्शन नंबर बी 2.00 मोलर। ऑप्शन नंबर सी 2.05 मोलर। ऑप्शन नंबर डी 3.06 मोलर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 120 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम 120 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया गया है। तो भाई इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद हमको इसका आंसर बताइए कि डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60 है और उसको 1000, जहां पर आपने 100 लिया वहां 1000 कर लीजिए, 1000 जैसे 100 था वैसे 1000 कर लीजिए। क्वेश्चन में 1000 ग्राम दिया गया है। तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.15 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज आइए भाई चलिए प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 ग्राम यूरिया को घोला गया है 1000 ग्राम पानी में। पानी का जो अमाउंट है कितना है 1000 ग्राम, 1000। और इसमें कितना घोला गया यूरिया कितना डिजॉल्व किया गया भाई? यूरिया डिजॉल्व किया गया 120 ग्राम। तो इसका मतलब 1000 ग्राम तो पानी है, वाटर, और 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व किया गया। तो अब हम अगर तौलें, मेजर करें सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना आएगा? 120 ग्राम तो आपने यूरिया डिजॉल्व कर दिया। भाई ये आपका कोई वेजल है, वेजल में आपने जो पानी लिया है 1000 ग्राम लिया है और उसमें घोल कितना रहे यूरिया को 120 ग्राम। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? टोटल मास इसका कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम तो पानी है ही है, 120 ग्राम आप यूरिया डिजॉल्व कर रहे हैं, तो 1000 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा? 1120 ग्राम टोटल इसका वजन हो जाएगा। किसका? तो देखिए, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना? 120 ग्राम तो ऐसे है, फिर कितना? 1000 ग्राम, कितना? 1000 ग्राम, तो टोटल हुआ 1120 ग्राम। क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास 1120 ग्राम, 1120 ग्राम। चलिए भाई 1120 ग्राम, 1120 या 1120 ग्राम। अब हमारे पास टोटल मास आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है मोलरिटी। तो चलिए मोलरिटी का फार्मूला लिखें। पहला काम, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलिए मोल की जगह पर कुछ रखा जाए। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट किसका? यूरिया का। मॉलिक्यूलर वेट किसका? यूरिया का। चूंकि यूरिया सॉल्यूट है ना, यूरिया सॉल्यूट है और किसमें डिजॉल्व किया जा रहा है? पानी में। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम किसमें? लीटर में। तो चलिए वैल्यू रखा जाए फटाफट। सॉल्यूशन का वेट कितना है? सॉरी, सॉल्यूट का वेट कितना है? कितना ग्राम यूरिया डिजॉल्व किया गया? 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व किया गया। तो चलिए भाई 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व किया गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है क्या? हाँ भाई दे दिया है। कितना? 60। तो 60 हमने लिख दिया। अपॉन वॉल्यूम बताओ भाई। अरे ये देखिए वॉल्यूम तो कहीं हमको नहीं दिख रहा है। यहाँ से चले 120 ग्राम ऑफ यूरिया, ये तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 1000 ग्राम दिया गया वाटर का, 1000 ग्राम पानी का द्रव्यमान दे दिया गया है, मास दे दिया गया है, वेट दे दिया गया है, डेंसिटी दे दिया गया है। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर डेंसिटी आपको दिया जाए तो आप वॉल्यूम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये V हमको उलझा रहा है, V हमको फंसा रहा है। V अगर कहीं से मिल जाए तो हम उसको
किसी भी क्वांटिटी में मिल जाए, मतलब लीटर में मिल जाए, किसी यूनिट में मिल जाए, मिलीलीटर में मिल जाए, तो हम चेंज करके रख लेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यही वॉल्यूम हमको चाहिए ना। डेंसिटी किसका? सॉल्यूशन का। मास किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का बताइए। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन रो ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए भाई, सॉल्यूशन का मास कितना है? सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास बताइए। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना? मास ऑफ द सॉल्यूशन इज द 1120। मास ऑफ द सॉल्यूशन 1120 ग्राम अपान डेंसिटी कितना दिया गया भाई? डेंसिटी दिया गया है 1.15 ग्राम पर ml। तो वैल्यू रख दें 1.15 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आया 1120 अपान 1.15 ml। 1.15 ml, 1.15 ml। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 973.91 ml। इसको सॉल्व करेंगे 973.1 ml। इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर दें, तो वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो देयरफॉर मोलरिटी इज इक्वल टू, देयरफॉर मोलरिटी इज इक्वल टू 120 अपान 60 अपान, यहाँ बताइए 973 इंटू क्या 1, और ml में है, इसको लीटर में बदलना हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर, नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो आपने जब डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आई 120 अपान 60, और फिर वही फार्मूला, ये क्वांटिटी ऊपर पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू हुई 1973.1, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2000 अपान 973.1, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.05। देखिए 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, तो 2.05 मोलर। तो इस तरीके से मोलरिटी आई 2.05 मोलर, 2.05 मोलर। तो देखिए भाई 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट इसका 60, is dissolved in 1000 gram of water. The density of the solution is 1.15 gram per ml। यहाँ टेक्निक क्या थी? यहाँ थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस ये करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो तो कहीं दिया नहीं गया, वो डेंसिटी की मदद से निकलेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू m अपान v, मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? सॉल्यूशन का मास 1120 ग्राम है। कहाँ से 1120 आया? चूंकि 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व किया गया 1000 ग्राम वाटर में, तो 1000 तो ये है ही है, और 120 ग्राम इसमें डिजॉल्व किया गया, तो दोनों को ऐड करेंगे 1000 और 120 को, तो कितना आएगा 1120 ग्राम, 1120 ग्राम ना। तो 1120 ग्राम अपान 1.15 ग्राम पर ml, तो ml ऊपर जाएगा, ये आएगा 973.1 ml। तो ये किसका, ये क्या चीज़ है? ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, लेकिन हमको चाहिए लीटर में, और ये किस में है? ये है ml में। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वही मैंने 973.1 अपान 1000 डिवाइड किया, ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, तो 2.05 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। इस तरीके से हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग कभी घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को फेस करिएगा, समझिएगा। तो देखिए भाई, हम लोगों ने मोलरिटी को पढ़ा, हम लोगों ने मोलरिटी को पढ़ा, दोनों में रिलेशन भी पढ़ा कि दोनों में क्या संबंध होता है, और वो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 मोलरिटी अपान 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी
इंटू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका? सल्यूट का। तो आइए अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट, दैट इज द नॉर्मलिटी। नेक्स्ट हेडिंग नॉर्मलिटी, NORMALITY। नॉर्मलिटी को कैपिटल N से लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको मोलरिटी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल पर लीटर, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डिफिनीशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या याद रखना है? ग्राम, GRAM, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हुए हैं, ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कि इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में मेजर किया जाए। इक्विवेलेंट वेट को किसमें? ग्राम में। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो चलिए भाई डोनट का नाम लिखिए, इसकी डिफिनीशन एक लाइन में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of solute, number of gram equivalents of solute dissolved in, number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। तो number of gram equivalents of solute, number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। तो चलिए भाई इसका फार्मूला लिखा जाए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू NORMALITY, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट upon volume of the solution in liter, volume of the solution in liter, volume of the normality is equal to number of gram equivalents of solute upon volume of the solution in liter। normality is equal to number of gram equivalents of solute, solute के gram equivalents upon volume of the solution in liter। तो ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलिटी में वॉल्यूम था इसीलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, मोलरिटी में वॉल्यूम शब्द का जिक्र नहीं था, वेट ऑफ सॉल्वेंट था, मास ऑफ द सॉल्वेंट था किलोग्राम में, ग्राम में, वहाँ पर मास था इसीलिए मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। बार बार मैं कह रहा हूँ, कई बार नीट और जेईई में पूछा गया है कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट ऐसी है जो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, दैट इज द मोलरिटी। फिर उसके बाद नॉर्मलिटी शब्द है, देखिए यहाँ वॉल्यूम आ गया ना, क्या आ गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम शब्द जब आ गया तो इसका मतलब ये टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो आप हेडिंग यहाँ पर स्टार बना के लिखिए, नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉर्मलिटी तापमान पर निर्भर करती है। चलिए भाई अब इसको हम लोग समझें कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट तो लिखिए ग्राम इक्विवेलेंट, GRAM, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास, GM गिवन मास, GM का मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये भी अच्छा बेहद फार्मूला है। और अब
मास तो आपको दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए। तो इक्विवेलेंट मास देखिए, फार्मूले लिखते जाइए भाई। अब इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास EQILANT, इक्विवेलेंट मास या वेट, इक्विवेलेंट मास या वेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मास या वेट, इज इक्वल टू मोलर मास MOLAR, मोलर मास अपान n फैक्टर, n फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई। ये इक्विवेलेंट मास निकालना आपको बहुत बचपन में आना चाहिए था, कक्षा 10 में, लेकिन नहीं निकाल पाते हैं लोग। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपान n फैक्टर। मोलर मास का मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास का मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट अपान क्या, n फैक्टर। तो चलिए भाई n फैक्टर हम निकालें, व्हाट इज द n फैक्टर। तो अब हम लोगों ने नॉर्मलिटी की शुरुआत करी है। नॉर्मलिटी की डिफिनीशन हम लोगों ने ये दिया कि 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हों, जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हों, वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी कहलाएगी। नॉर्मलिटी में वॉल्यूम शब्द, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम शब्द आया है और मैंने कहा था कि जितनी कंसंट्रेशन यूनिट वॉल्यूम पर निर्भर करती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है, ये क्लियर है इस फार्मूले से कि नॉर्मलिटी इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। किसकी तरह, मोलरिटी की तरह। मोलरिटी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। तो मैंने बताया ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपान इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास जो हम पढ़ते थे कक्षा 8 में 7 में। तो इक्विवेलेंट मास या वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपान n फैक्टर। मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपान n फैक्टर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं n फैक्टर। क्या पढ़ते हैं, n फैक्टर कैसे निकलेगा। तो अब छोटी हेडिंग डाल दीजिए n फैक्टर। और एसिड के लिए, बेस के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए, साल्ट के लिए n फैक्टर कैसे निकलेगा। क्यों, क्योंकि जब n फैक्टर आ जाएगा तो हम मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो हम आराम से नॉर्मलिटी को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मलिटी बराबर मेरे पास ये फार्मूला आ गया। अगर हम देखें इंडिपेंडेंट तो नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे, गिवन मास अपान इक्विवेलेंट मास, यही है ना। तो भाई हमारे पास गिवन मास GIV, गिवन मास अपान इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं, मोलर मास MOLAR, मोलर मास, और यहां पर क्या n फैक्टर, यही तो, अपान क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट नॉर्मलिटी का ये फार्मूला भी है कि गिवन मास अपान मोलर मास अपान n फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। तो अब हम लोग n फैक्टर पढ़ेंगे। हम लोग नोट कर लीजिए इसको, हम लोग पढ़ेंगे n फैक्टर। n फैक्टर किसके लिए, n फैक्टर एसिड के लिए, n फैक्टर बेस के लिए, फॉर साल्ट के लिए। तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ मैं इसको। तो चलिए n फैक्टर हेडिंग डालिए, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले नंबर पे n फैक्टर हेडिंग डाल दीजिए, n फैक्टर हेडिंग डाल दीजिए, n फैक्टर, छोटी हेडिंग डालिए n फैक्टर, n फैक्टर। n फैक्टर होता क्या है, अब हम निकालने चल रहे हैं। पहले नंबर पे फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हैं, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स।
फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। चलिए भाई, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर क्या है? तो जो ऑक्सीडाइजिंग हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस है, जो रिडक्शन हाफ रिएक्शंस है, उसमें पर मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पर मोल रिड्यूसिंग एजेंट के रेस्पेक्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक मोल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हों, दैट इज नोन एज, उसमें चेंज हों, इन्वॉल्व हों इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज द एन फैक्टर। जितने इलेक्ट्रॉन हों, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे 2 मोल के MnO4 के लिए अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 मोल के लिए 5 हो जाएगा, तो एन फैक्टर 5 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो यही नोट करना है। तो लिखिए नंबर ऑफ एन फैक्टर क्या होगा किसके लिए? फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, INV, number of electrons involved in oxidation and reduction of reactions, in oxidation and reduction of reaction, number of electrons involved in oxidation reduction of reactions per mole of oxidizing and reducing agent, per mole of oxidizing and reducing agent, per mole of oxidizing and reducing agent। चलिए भाई, फॉर एग्जाम्पल MnO4 -1 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये चेंज होके बनाता है Mn+2 प्लस 4H2 प्लस 4H2, Mn+2 प्लस 4H2। तो देखिए भाई, यहाँ पर MnO4 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn+2 और यहाँ पर 4H2O। तो देखिए भाई, KMnO4 के कितने मोल हैं? MnO4 -1 के कितने मोल हैं? 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना है? तो 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हों, तो यहाँ पर एन फैक्टर है 5। एन फैक्टर क्या है? 5। एन फैक्टर इज द 5। इसी तरीके से फॉर एसिड एंड बेस रिएक्शंस, पहले नंबर पे आप लोगों ने नोट किया, सेकंड नंबर पे नोट करिए, सेकंड छोटी हेडिंग, फॉर एसिड एंड बेस रिएक्शंस, फॉर एसिड या बेस रिएक्शंस, एन फैक्टर इसके लिए देखना है, फॉर एसिड एंड बेस रिएक्शंस। तो देखिए भाई, फॉर एसिड या बेस रिएक्शंस, तो जितने H+ आयन डिस्प्लेस हों या जितने OH- आयन डिस्प्लेस हों, नंबर ऑफ H+ आयन्स डिस्प्लेस्ड या OH- आयन डिस्प्लेस्ड इन द बेस इज नोन एज द एन फैक्टर। मतलब कि किसी भी एसिड बेस रिएक्शन अगर हो रही है आपकी, तो उसमें H+ आयन जितने डिस्प्लेस किए जाएं पर मोल ऑफ एसिड, तो वो उसका एन फैक्टर होगा। अगर बेस है तो 1 मोल बेस से कितने OH- ट्रांसफर किए जा सकते हैं, वो उसका एन फैक्टर है। तो नंबर ऑफ H+ आयंस डिस्प्लेस्ड
या ऑब्लिक करके हम लिख देंगे OH माइनस आयन डिस्प्लेस्ड पर मोल ऑफ एसिड या बेस। नंबर ऑफ, यही लिखना है भाई, लिख लीजिए कि नंबर ऑफ जितने H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड हों या OH माइनस आयन डिस्प्लेस्ड, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डिस्प्लेस्ड DISPLACD, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डिस्प्लेस्ड या OH माइनस आयंस डिस्प्लेस्ड, OH माइनस आयंस डिस्प्लेस्ड, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डिस्प्लेस्ड या OH माइनस आयंस डिस्प्लेस्ड पर मोल ऑफ एसिड एंड बेस, पर मोल ऑफ एसिड एंड बेस। तो कहने का मतलब एसिड से, एसिड के लिए फॉर एसिड कितने H प्लस आयन, फॉर एसिड H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड ना, तो यही n फैक्टर है। बेस के लिए फॉर बेस कितने OH माइनस आयंस ट्रांसफर्ड या डिस्प्लेस्ड DISPLACD, तो यही क्या है n फैक्टर, यही क्या है n फैक्टर, यही क्या है n फैक्टर। तो भाई ध्यान दीजिएगा, तो पहले नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि एसिड बेस रिएक्शन में किसी भी एसिड से जितने H प्लस आयन पर मोल ऑफ एसिड से, एक मोल एसिड आपने लिया उससे कितने H प्लस आयन डिस्प्लेस किए जा सकते हैं, वो उसका n फैक्टर है। बेस आपने लिया तो कितने OH माइनस आयन डिस्प्लेस किए जा सकते हैं, कितने OH माइनस उसमें प्रेजेंट हैं, तो दैट इज नोन एज द n फैक्टर। तो देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल एसिड और बेस वाला एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे उसी में एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर ए, फॉर एग्जाम्पल नंबर ए, एसिड बेस के लिए n फैक्टर। तो फॉर HCl, तो HCl टूट के क्या देता है, H प्लस और Cl माइनस, तो कितने H प्लस आयन मिले, 1 H प्लस आयन। एक मोल HCl ने कितना H प्लस आयन दिया, 1 H प्लस आयन, तो 1 H प्लस आयन, 1 H प्लस आयन। तो इसका मतलब n फैक्टर इज इक्वल टू 1। दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल नंबर बी, फॉर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए n फैक्टर। तो देखिए अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर करिए, S डबल बॉन्ड O OH, एक H यहाँ से निकल सकता है, एक H यहाँ से निकल सकता है, मतलब H2SO4 जब टूटेगा तो ट्वाइस H प्लस देगा भाई, एक H प्लस यहाँ से, एक H प्लस यहाँ से, ट्वाइस H प्लस SO4 माइनस 2, यही देगा ना, बोलिए भाई, यही देगा। तो इसका मतलब इसमें कितने H प्लस आयन ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो 2 डिस्प्लेस किए जा सकते हैं। तो n फैक्टर कितना हुआ, नंबर ऑफ H प्लस आयन, n फैक्टर इज इक्वल टू 2, n फैक्टर इज इक्वल टू 2। एग्जाम्पल नंबर सी, फॉर H3PO4, चलिए भाई फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया जाए, HO, फिर क्या है यहाँ P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड O, फास्फोरिक एसिड नाम है इसका। यहाँ फास्फोरिक एसिड का फार्मूला लिख लीजिए, जो हमारी फार्मूला वाली डिक्शनरी है, इसी को आर्थोफास्फोरिक एसिड कहा जाता है, आर्थोफास्फोरिक एसिड, या इसी को फास्फोरिक एसिड कह दिया जाता है, सिंपली फास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। तो देखिए भाई H3PO4 है ना, तो इसमें कितने H प्लस आयन, कितने हैं, देखिए 2 H प्लस आयन ऐसे हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं। देखिए H3PO4, ये H3PO4 एक OH यहाँ आएगा, एक OH मतलब एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, H3 हो गया, फास्फोरस एक हो गया, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, H3PO4। तो कितने H प्लस यहाँ से निकल सकते हैं भाई,
3 H+ निकल सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि H3PO4 बारी बारी से टूटेगा और फाइनली ये देगा थ्राइस H+ प्लस फास्फेट आयन PO4 -3, थ्राइस H+ प्लस PO4 -3। कितने H+ आयन दे रहा है? 3 H+ आयन। तो n फैक्टर इज इक्वल टू 3, n फैक्टर इज इक्वल टू 3। तो देखिए अगर HCl के लिए इसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो इसका मोलर मास अपान n फैक्टर 1। अगर हमको H2SO4 का निकालना है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार, तो इसका मोलर मास या इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 अपान कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? n फैक्टर की वैल्यू 2। H3PO4 के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट अपान 3। और इसी तरीके से अगर हम NaOH ले लें, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर D, तो देखिए फॉर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोगों ने बताया था कल कि इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, लिख लीजिएगा भाई। और KOH को हम कहते हैं कास्टिक पोटास। छोटे छोटे फार्मूले हम लोग लिखते चलेंगे। तो देखिए फॉर NaOH, तो ये NaOH टूट के क्या देगा? Na+ और OH-, मतलब एक NaOH 1 मोल NaOH जब ब्रेक होता है तो OH- की संख्या कितनी है? 1। तो n फैक्टर की वैल्यू 1। n फैक्टर की वैल्यू कितना है? n फैक्टर की वैल्यू है 1। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपान 1 निकाल लेंगे बहुत आसानी से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन। नेक्स्ट, तो आप लोगों ने ये देखा कि n फैक्टर सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए हमने देखा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए देखा। दूसरे नंबर पर फॉर एसिड बेस के लिए हमने देखा। तो अब लिखिए नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट फॉर आयन। इक्विवेलेंट वेट स्टार बना के लिखिए। इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड था। थर्ड नंबर पे लिख लीजिए। थर्ड नंबर पे लिखिए आयंस, फॉर आयंस, आयन के लिए। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस इज इक्वल टू क्या होगा इसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपान चार्ज ऑन द आयन। तो यहां पर लिख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट आयन का या इसका मॉलिक्यूलर वेट आयन का, तो इसका फॉर्मल वेट लिख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट, या इसका फार्मूला या फॉर्मल वेट लिख लीजिए अपान चार्ज ऑन आयन। आयन के ऊपर क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपान चार्ज ऑन आयन। ठीक है। और इसके बाद किसी साल्ट के लिए, फॉर ए साल्ट, हेडिंग डाल दीजिए n फैक्टर फॉर साल्ट्स। नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ, n फैक्टर फॉर साल्ट्स। नेक्स्ट नंबर पे n फैक्टर फॉर साल्ट्स। साल्ट बनते कैसे हैं भाई? एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है ना, यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो फॉर साल्ट्स के लिए n इज इक्वल टू टोटल चार्ज, n इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कैटायंस या टोटल चार्ज ऑन एनायंस। कैटायन पर टोटल चार्ज या एनायन पर टोटल चार्ज, लेकिन ये किस पर होता है, किस पर लागू होता है?
ओनली फॉर सिंपल साल्ट, ओनली फॉर सिंपल साल्ट, जो साधारण साल्ट हैं उनके लिए ये इंप्लीमेंट होता है। तो भाई देखिए फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज ऑन द कैटायन, जैसे कैटायन के 2 मोल मिले तो हम 2 इंटू चार्ज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज। इसके लिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको एन फैक्टर मेजर करना है। क्या मेजर करना है? एन फैक्टर। तो एल्युमिनियम सल्फेट जब ब्रेक होगा तो ये क्या देगा, ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस थ्राइस SO4 माइनस 2। भाई ये तो ब्रेक होके यही देगा ना। तो टोटल चार्ज ऑन एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, साल्ट है ना ये, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन द कैटायन इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 3, टोटल चार्ज ऑन द कैटायन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या, 6। टोटल चार्ज ऑन द कैटायन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बराबर 6। तो यही एन फैक्टर है। या टोटल चार्ज ऑन द एनायन बराबर ही आएगा टोटल चार्ज ऑन द एन आयन, टोटल चार्ज ऑन द एन आयन इज इक्वल टू, देखिए कितने हैं इसके, 3, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 6। तो टोटल चार्ज कैटायन पर या टोटल चार्ज एन आयन पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट का ले लीजिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम सल्फेट का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताइए, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैसे निकलेगा, जैसे आपने अभी निकाला। तो देखिए एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब ब्रेक होगा तो ट्वाइस Na प्लस SO4 माइनस 2 देगा। तो कैटायन पर टोटल चार्ज ऑन द कैटायन या टोटल चार्ज ऑन द एनायन निकालें। टोटल चार्ज CH, टोटल चार्ज ऑन द कैटायन, टोटल चार्ज ऑन द कैटायन कितना है, 2 तो इसके मोल मिले हैं और चार्ज प्लस 1 है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2। ठीक है ना। टोटल चार्ज ऑन द कैटायन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। टोटल चार्ज ऑन द कैटायन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो यही एन फैक्टर है। यही क्या है, एन फैक्टर। यही क्या है, एन फैक्टर। तो अगर कोई कहे इक्विवेलेंट वेट आप किसका, सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम सल्फेट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर तो आपने निकाल लिया कितना, 2। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी आएगा आप निकाल लेंगे, और यहाँ एन फैक्टर निकालना बहादुरी है तो इसलिए आप 2 निकाल के रख देंगे। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 था, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था फॉर NaCl। तो ये ब्रेक होकर क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन 1 इंटू, देखिए यहाँ 1 मोल है ना, और 1 इज इक्वल टू क्या हो भाई, एक चार्ज है तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। टोटल चार्ज ऑन द कैटायन इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए अगर मैं कहूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आप निकालेंगे 58, 57 आता है, तो हमने मान लिया x, एन फैक्टर इसका 1। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन का एन फैक्टर निकालते हैं, किसी भी केमिकल स्पीसीज का कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोगों ने लिया था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का।
जितने इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व हों वो n फैक्टर है। एसिड बेस के लिए जितने H+ आयन डिस्प्लेस हो सकें पर मोल ऑफ एसिड, जैसे n की वैल्यू H+ आयन 2 डिस्प्लेस हो सकते हैं, 3 डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो n की वैल्यू 2 3। बेस के लिए जितने OH आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती। जितने भी H+ आयन डिस्प्लेस हो n फैक्टर एसिड के लिए, जितने OH- डिस्प्लेस हो वो उसका n फैक्टर फॉर द बेस। फिर मैंने बताया साल्ट के लिए टोटल चार्ज जितना हो वो n फैक्टर है, फिर चूंकि ये सिंपल साल्ट के लिए है। फिर मैंने आयन के लिए बताया कि जो उसका फार्मूला मास है, चार्ज के लिए फॉर द चार्ज, अगर कोई भी आयन है तो आयन कोई है तो आयन के लिए फार्मूला मास FO, फार्मूला मास अपान चार्ज। कोई आयन का अगर आपको n फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला मास अपान चार्ज, वही उसका n फैक्टर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया। और आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आइए एक प्रश्न करें इसी पर। ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नॉर्मलिटी का एक प्रश्न करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड having 0.49 ग्राम ऑफ इट, नोट करिए, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मान लें H2SO4, ए सल्फ्यूरिक एसिड having 0.49 ग्राम, having 0.49 gram of it dissolved, DISSOLVED. A solution of H2SO4 having 0.49 gram of it dissolved in 250 centimeter cube, 250 centimeter cube of solution will have its normality, NOM, will have its normality, n आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भाई आंसर, इसका आंसर लीजिए। ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 having 0.49 ग्राम of it dissolved in 250 centimeter cube of solution will have its normality, इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? तो देखिए भाई इसको लगाया जाए। ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग 0.9 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन विल हैव इट्स नॉर्मलिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, एक फार्मूला जो होता पहले लिखें, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यही फार्मूला हमारे पास होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए भाई गिवन मास कितना है, कितना मास है सल्फ्यूरिक एसिड का? 0.49 ग्राम, 0.49 ग्राम अपान बताइए इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का। अभी मैंने पढ़ाया सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो किसी भी एसिड का अगर आपको तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मोलर मास अपान n फैक्टर। तो उसका मोलर मास n फैक्टर का मतलब जितने H+ आयन डिस्प्लेस हो सकें बाई पर मोल ऑफ एसिड। तो इसमें जो 2H2 है मतलब हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन 2 है, तो यही 2 हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं।
तो इसका मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 अपान कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं 2, तो ये वैल्यू आई 49, दैट इज द 49। तो चलिए भाई यहां पर हम लोग लिख लिए 49। ये इक्विवेलेंट वेट किसका आया? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, सारी बातें तो आ गई। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर दिया गया है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में है तो लीटर में बदल लेंगे, तो वैल्यू रखा जाए, इसकी वैल्यू रखा जाए। तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं, कैसे रखेंगे? तो हमारे पास नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ये क्वांटिटी ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, तो हमने कितना रखा 0.49 अपान 49 अपान वॉल्यूम इन लीटर ना, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, लीटर बदल लीजिए सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या कर दीजिए सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू क्या होगी? पलट जाएगी ना, तो जब ये वैल्यू पलटेगी तो नॉर्मलिटी बराबर 0.49 अपान 49 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स अपान क्या 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसकी नॉर्मलिटी आप लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसकी नॉर्मलिटी 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। इस तरीके से हम फार्मूले को हैंडल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मलिटी हम लोगों ने डिफाइन किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो आप लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, एक नोट करके लिखिए, रिलेशन बिटवीन, या छोटी हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। एक छोटी हेडिंग डाल दीजिए, एक छोटी सी हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी, NORMALITY, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो देखिए भाई हमारे पास फार्मूला ये होता है, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ये फार्मूला है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट, मतलब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आया, इसको आप सर्किल कर लीजिएगा, जहां पर N नॉर्मलिटी, M मोलरिटी है, मॉलिक्यूलर वेट है, ये इक्विवेलेंट वेट है। तो ये जो एसिड के लिए मॉलिक्यूलर वेट फॉर एसिड, फॉर एसिड, एसिड के लिए जो ये मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आया, यही इसकी बेसिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? बेसिसिटी। मतलब जितने H प्लस आयन ट्रांसफर हो, बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डिस्प्लेस्ड फॉर बेस, बेस के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है, यही कहलाती है एसिडिटी। क्या कहलाती है? एसिडिटी। ये बेसिसिटी है, ये एसिडिटी है। और यह क्या है? नंबर ऑफ, बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ
बेस के लिए जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिस्प्लेस्ड, नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिस्प्लेस्ड। बेसिसिटी का मतलब जितने H प्लस आयन डिस्प्लेस हो एसिड, वो उसके बेसिसिटी। एसिडिटी का मतलब बेस के लिए एसिडिटी यूज किया जाता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब कि फॉर द एसिड हम लिख सकते हैं, फॉर द एसिड इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू एसिड के लिए, फॉर द एसिड नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। तो नीचे एक नोट करके लिख लीजिए, इसी के नीचे इतना आपने नोट किया। तो फॉर एसिड और फॉर बेस, फॉर एसिड फर्स्ट नंबर पे फॉर एसिड नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू, मतलब नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी, एसिड है ना तो इसकी बेसिसिटी। एक फार्मूला आपके लिए बना। और फॉर बेस नॉर्मलिटी ऑफ बेस NORMALITY, नॉर्मलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, ये याद रखिएगा। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अगर मैं नॉर्मलिटी पूछूं तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिड है ना, तो इसकी बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड, नंबर ऑफ H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू 2 क्या है यहाँ पर जी, ये इसकी बेसिसिटी है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो फार्मूला ये होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और यही जो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है, यही एसिड के लिए बेसिसिटी कहलाता है और बेस के लिए एसिडिटी कहलाता है। एसिड के लिए बेसिसिटी का मतलब जितने H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड हों, बेस के लिए एसिडिटी का मतलब जितने OH माइनस आयन डिस्प्लेस हों पर मोल ऑफ बेस, तो वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। तो नॉर्मलिटी ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू इस बेसिसिटी, नॉर्मलिटी ऑफ ए बेस इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी। तो देखिए भाई, आज हम लोगों ने जितनी चीज़ों को डिस्कस किया उनको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। आज हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया था, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आज हम लोगों ने शुरुआत किया था रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 मोलरिटी अपान 1000 D माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मलिटी को डिफाइन किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मैंने सबके लिए n फैक्टर निकालना सिखाया कि पहले नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग है जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हों, दूसरे नंबर पे एसिड के लिए जितने H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड हो, बेस के लिए जितने OH माइनस डिस्प्लेस्ड हो वो n फैक्टर है, साल्ट के लिए जितने चार्जेज हों कैटायन एनायन पर वो n फैक्टर है। फिर मैंने आयन के लिए बताया कि उसका जो फार्मूला मास है अपॉन टोटल चार्ज, उस पर जो चार्ज है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हमने दोनों में संबंध बताया कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखिए भूल जाता था मैं, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू N इज इक्वल टू M मोलरिटी इंटू M से स्टार्ट है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहाँ M है ना तो इसलिए M ऊपर। मतलब जो बच्चे भूल जाते हैं उनके लिए मैं तरीका बताता हूँ। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको यही मैं कहूँगा कि जितना भी आज पढ़ाया गया इसको जाके कॉपी में घर में बैठ करके लिख के पढ़िएगा।
क्योंकि बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। मेहनत करिए, परिश्रम करिए और सारे गोल आप अचीव कर लेंगे। ये सब नीट और जेईई के बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हैं। ये फार्मूले, डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए फार्मूला जरूर याद होना चाहिए कि नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, नॉर्मलिटी ऑफ ए बेस इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, नमस्कार।